हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हर एक सॉल्यूशन का एक सीक्रेट नंबर होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट सीक्रेट नंबर वन कैन आइडेंटिफाई द गिवन केमिकल कंपाउंड एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर वो न्यूट्रल रहेगा। अच्छा, अगर सॉल्ट्स के बारे में एक बात की तो सॉल्ट सिर्फ एक नमक नहीं होता, सॉल्ट्स के अनेक प्रकार होते हैं बच्चे। कुछ सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करोगे तो पानी को एसिडिक बना देता है, कभी पानी को बेसिक बना देता है और कभी पानी को न्यूट्रल बना देता है। तो इन्हीं बातों की हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो में। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्विज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पीएच के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में और सॉल्ट्स के अनेक प्रकार कैसे रहेंगे, सॉल्ट से कौन से केमिकल कंपाउंड हम लोग बनेंगे। तो बच्चे आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारे कंसेप्ट में आपको क्लैरिटी आए, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया बच्चे, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। अच्छा, बेसिस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है आपका वीक बेस होता है। बच्चे मैंने आपके सामने दो केस स्टडी रखी है और केस स्टडी बेटा ये बोलता है कि मैंने दो बीकर लिया, एक बीकर में मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में लिया एसिडिक एसिड, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में है। अच्छा, क्या पता चलता है बच्चे, अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सर, और ये क्या होता है, ये तो वीक एसिड हो गया। दोनों में मैंने क्या कर दिया बच्चे, ब्लू लिटमस पेपर को इंसर्ट कर दिया। जैसे बच्चों मैंने ब्लू लिटमस पेपर को इंसर्ट कर दिया तो क्या पता चला, ब्लू का रेड हो गया, दोनों में ब्लू का रेड हो गया। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा डार्क रेड कलर मिल गया और वीक एसिड में कम डार्क हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, दोनों के दोनों ब्लू टू रेड हो गए। तो ये होता है लिमिटेशन फॉर इंडिकेटर। बेटा वो इंडिकेटर हमें बस बताते कि गिवन सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है, बेस होता है कि न्यूट्रल होता है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताते कि गिवन केमिकल कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये नहीं बता दे बच्चे। अब जरा ना एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चे, अगर मैंने फिनोल्फथैलीन अगर स्ट्रॉन्ग बेस में डाला लाइक NaOH डाल दिया तो मुझे कौन सा कलर मिलने वाला है, अरे तो मुझे मिलेगा पिंक कलर। वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला, दैट इज अ वीक बेस, वहां पे भी पिंक कलर मिलने वाला है। तो बच्चे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर वन कैन नॉट आइडेंटिफाई द गिवन केमिकल कंपाउंड, मतलब स्ट्रेंथ उसकी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इन कमियों को आइडेंटिफाई कर दिया एक साइंटिस्ट, उनके नाम था बच्चे, उनका नाम था सोरेनसन। समझ में आ गया। तो सोरेनसन ने समझ लिया कि अरे यार इन चीजों को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है। तो उन्होंने एक स्केल बना दिया बच्चे, उन्होंने स्केल बना दिया कॉल्ड एज अ पीएच। समझ में आ गया, उनका नाम था सोरेनसन। पीएच का मतलब होता है बच्चे, पी इंडिकेट पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन रहेगा उतना ही वो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है बच्चे, एसिडिक होने वाला है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कम हो गया तो समझ लेना बच्चे, तो वो आपका एक वीक एसिड बन जाता है। उन्होंने एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हमें दे दिया, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं बच्चा। ये इंडिकेट करता है कि पीएच क्या होता है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अरे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वो भी नेगेटिव है, इसका मतलब पीएच क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये H प्लस आयन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पीएच के रिलेटेड। व्हाट इज मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब बच्चे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है, आई रिपीट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो पीएच का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चे, पीएच का वैल्यू कम। इसका मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या बच्चे, ये तो सभी को पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जितने ज्यादा H प्लस आयन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे ज्यादा H प्लस आयन हो गए तो पीएच का वैल्यू क्या होने वाला है, पीएच का वैल्यू तो कम ही होने वाला है बच्चे। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया था। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग वन एग्जांपल। उन्होंने एक स्केल को डेवलप कर दिया बच्चे। ये स्केल तुम्हारी शुरू होती थी 0 से लेके 14 तक शुरू होती थी, और मिड वाला पोर्शन कौन सा था, तो मिड वाला पोर्शन ये था आपका 7। तो बच्चे याद रखना 7 एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। 7 क्या होता है आपके लिए, न्यूट्रल हो गया। बिलो 7 क्या हो जाता है, यहां पे बिलो 7 देखना बच्चे, यहां पे बिलो 7 क्या हो गया, इट इज एसिडिक इन नेचर। अबव 7 क्या हो जाता है, इट इज बेसिक इन द नेचर। इसका मतलब pH 7 इज अ न्यूट्रल, बिलो 7 लेस देन 7 इट इज एसिडिक, मोर देन 7 इट इज बेसिक इन द नेचर। इतनी सिंपल सी बात हो जाती है बच्चे। जरा देखना, इसी को एक्सप्लेन किया है। 0 to 6 इज एसिडिक सोल्यूशन विद मोस्ट एसिडिक सोल्यूशन। अच्छा, मोस्ट एसिडिक इसका मतलब क्या रहेगा बच्चे, जितना आप लोग 0 की तरफ जाओगे, जितना 0 की तरफ जाओगे उतना ही एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती रहेगी। और जितना आप लोग 14 की तरफ जाओगे
जाओगे उतना ही बेसिसिटी आपकी बढ़ जाती है, बेसिक कैरेक्टर आपका बढ़ता जाता है बच्चे। इसका मतलब बेटा टुवर्ड्स 14 क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, टुवर्ड्स 14 स्ट्रॉन्ग बेस, और टुवर्ड्स 0 क्या रहेगा, टुवर्ड्स 0 या टुवर्ड्स 1 क्या रहने वाला बच्चों, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है। इसका मतलब बच्चे अगर मैंने यहां पे बोला यहां पे क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है, और यहां पे क्या होने वाला है बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है। अरे बच्चों जरा एक ना, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब यहां पे होने वाले बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन, सही है क्या नहीं बताना, मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन, और यहां पे क्या होने वाला है बच्चे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस होने वाले हैं दोस्तों। इतना सिंपल हो जाता है कंसेप्ट। और जरा देखना न्यूट्रल 7 क्या होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाता है लाइक प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच क्या होता है बच्चे, तो एग्जैक्टली 7 हो जाता है। नेक्स्ट वन 8 to 14 बेसिक होता है, 14 बिंग द मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक मतलब होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। चलो बच्चों इसी को डिस्कस करने के लिए अगर बच्चों मैंने यहां पे आपको पूछा pH इज इक्वल टू 7 और राइट pH लेस देन 7 और pH इज मोर देन 7, इस तरह से अगर मैंने यहां पे लिख दिया तो बेटा सारी चीजों को समराइज जरा कर लेते हैं। pH एग्जैक्टली 7 हो जाता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर क्या रहेगा दोस्तों, सॉल्यूशन का नेचर रहेगा न्यूट्रल इन द नेचर। इफ द pH इज लेस देन 7, बच्चे pH क्या है, लेस देन 7 है, अगर pH इज लेस देन 7 तो सॉल्यूशन का नेचर क्या रहने वाला है दोस्तों, एसिडिक इन नेचर होगा ना। नाउ लेट्स सी 7 इज मोर देन 7 मतलब 14 की तरफ जा रहा है, 14 की तरफ जा रहा है तो सॉल्यूशन इज बेसिक इन द नेचर। समझ में आ गया दोस्तों। चलो अब इसके ऊपर कुछ और कुछ सवाल क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस 2 गुना बढ़ जाए। चलो यहां पे पूछा है विच इज मोर एसिडिक, सॉल्यूशन हैव अ pH 2 एंड सॉल्यूशन हैव अ pH 6। अच्छा बच्चों जरा देखना दोनों के सॉल्यूशन का देखो, दोनों के दोनों pH का, दोनों का pH वैल्यू क्या है, लेस देन 7 है, मतलब दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं, एसिडिक होने वाला है। एक सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू है 2 और दूसरा सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू है 6, दोनों एसिडिक इन नेचर है। लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा, ज्यादा H प्लस आयन किस में रहेंगे, जितना कम वैल्यू रहेगा टूवर्ड्स 0 जितना ज्यादा रहेगा, जितना कम H प्लस, जितना कम pH का वैल्यू रहेगा उतना ही H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब बच्चे ये मेरे लिए कौन सा एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन रहेंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन रहेंगे। और यहां पे बच्चे अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली ये क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली ये आपके लिए बन जाता है वीक एसिड, बन गया वीक एसिड। समझा ना बच्चों, कितना आसान सा कंसेप्ट है। विच इज मोर बेसिक और मोर अल्कलाइन। अब जरा देखना, अब दूसरा सॉल्यूशन है pH है, दो सॉल्यूशन मेरे पास दिए, एक का वैल्यू है pH इज इक्वल टू 8 है और दूसरे का वैल्यू है बच्चे pH इज इक्वल टू 11। यहां पे लिखा है बच्चे pH इज इक्वल टू 11 है। और बच्चों मुझे पूछा है कौन सा बेसिक रहेगा, बेटा दोनों के दोनों 7 के ऊपर है, दोनों के दोनों 7 के ऊपर है, इसका मतलब दोनों बेस है। लेकिन टुवर्ड्स 14 कौन जा रहा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यू ज्यादा तो इसका आ गया। इसका मतलब ये रहेगा आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस कंपैरेटिवली। अरे बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या, इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन, इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन। और ये क्या रहा बच्चे आपके लिए वीक बेस बन गया। इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा pH वैल्यू को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है। तो बेटा जो लिमिटेशंस थे, किसकी लिमिटेशन, इंडिकेटर के लिमिटेशन थे, वो तो हमने भगा दिए बाय यूजिंग pH। समझे ना। चलो और कुछ सवाल जवाब कर लेते बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द मोस्ट बेसिक इन द नेचर, मोस्ट बेसिक। अबव 7 है क्या, जरा देख लेना बच्चे। हाँ अबव 7 है, अबव 7 है, अबव 7 है, अबव 7 है, सारे अबव 7 है। इसका मतलब क्या हो गया, सभी के सभी क्या हो गए, बेसिक इन नेचर रहेंगे। लेकिन टुवर्ड्स 14 कौन है, टुवर्ड्स 14 क्लोज टू 14 कौन हो गया बेटा, सबसे ज्यादा pH का वैल्यू किसका रहेगा, तो सबसे ज्यादा pH का वैल्यू इसका रहेगा। आंसर विल बी सी, आंसर सी हो गया दोस्तों। चलो आगे बढ़ लेते, आगे बढ़ लेते। नाउ अब जरा देखना बच्चे, pH मीटर होता है, pH मीटर से आप लोग pH वैल्यू को आराम से डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास pH मीटर नहीं रहा तो बच्चे मेरे पास होता है pH पेपर होता है। pH पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर से बना होता है, ये अलग अलग डाइट से बना होता है। एसिड में अलग कलर दिखाता है, बेस में अलग कलर, स्ट्रॉन्ग एसिड में अलग कलर और वीक बेस में अलग कलर दिखाता है, न्यूट्रल में अलग कलर दिखाता है बच्चे। तो जरा देखना इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आपके पास pH मीटर नहीं है और आपके पास pH पेपर है जो यूनिवर्सल
यूनिवर्सल इंडिकेटर से बना है। तो बच्चे अगर मैंने पूछा उसको कैसे आइडेंटिफाई करो, तो आपको विब्ग्योर वर्ड पता है क्या? विब्ग्योर वर्ड, VIBGOIR, राइट ना, GYOR, विब्ग्योर वर्ड। तो विब्ग्योर वर्ड को आपने क्या लिखना है? उल्टा लिखना है। तो बच्चे यहाँ पे देखना, विब्ग्योर, इस तरह से विब्ग्योर वर्ड आ गया। ये VIBGYYOR, ये आपका बन गया विब्ग्योर वर्ड। अच्छा जरा देखना, इसका मतलब बच्चे अगर आपका सॉल्यूशन डार्क रेड कलर दिखा रहा है, डार्क रेड कलर, तो समझ लेना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। येलोइश ऑरेंज कलर दिखा रहा है, येलोइश ऑरेंज, इसका मतलब वो रहेगा आपका वीक एसिड रहने वाला है। आपका सॉल्यूशन ग्रीन कलर दिखा रहा है तो समझ लेना तो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा बच्चे। वॉयलेट कलर दिखा रहा है या फिर ब्लूइश कलर दिखा रहा है आप लोगों, तो समझ लेना वो बेसिक रहेगा। लेकिन वॉयलेट कलर है, डार्क पर्पल कलर है, डार्क वॉयलेट कलर, तो समझ लेना वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। और ब्लू कलर या फिर पेल ब्लू कलर आ गया तो समझ लेना वो एक वीक बेस दिखाता है। तो बच्चे कभी कभी आपको इंडिकेटर के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। नाउ इसी के रिलेटेड कुछ सवाल है बच्चे, जरा देखना। व्हाट विल बी द यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर रहेगा इफ यू ऐड टू द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कौन सा कलर रहेगा अगर आपने नीचे दिए हुए सब्सटेंस में ऐड किए तो? जैसे बच्चे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको अल्कली भी बोला गया। अल्कली मतलब पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ OH- आयन को प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अरे सर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो स्ट्रॉन्ग कौन सा कलर रहेगा? वॉयलेट या फिर पर्पल कलर रहेगा? तो बच्चे यहां पे आपका कलर रहने वाला है पर्पल कलर। चलो पर्पल कलर हो गया। नेक्स्ट वन जरा देखना, सोडा वाटर। अच्छा, सोडा वाटर pH 5 दिया है, सोडा वाटर pH वहां पे अच्छे pH का वैल्यू भी दिया है, pH 5 अगर दिया है तो pH 5 क्या रहेगा? इट इज नथिंग बट योर येलोइश ऑरेंज कलर का रहेगा। तो बच्चे आपका ये कलर बन जाता है येलो कलर का, ठीक है ना? येलो कलर का सॉल्यूशन आपका बन गया। नेक्स्ट वन हमें पूछा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दोस्तों। अच्छा, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो कौन सा कलर दिखाएगा? तो कौन सा कलर दिखाता है? तो रेड कलर दिखाएगा। तो ये होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के रिलेटेड कुछ सवाल जवाब, कुछ कंसेप्ट हो गए आपके। नाउ द नेक्स्ट वन, हमें एक और सवाल पूछा है बच्चे कि व्हाट इज द pH ऑफ अ प्योर वाटर? व्हाट इज द pH ऑफ अ प्योर वाटर? सबको पता है बच्चे, अगर आपने प्योर वाटर लिया है तो उसका pH क्या रहने वाला है? एग्जैक्टली 7, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर डालो, ग्रीन कलर आ गया। अच्छा, ब्लू लिटमस ब्लू रह गया, रेड लिटमस रेड रह गया, समझ में आ गया, न्यूट्रल हो गया बच्चे। चलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज? नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, ब्लू का ब्लू रहेगा, रेड का रेड रहेगा। और बच्चे याद रखना मिथाइल ऑरेंज कोई चेंज वहां पे दिखाता नहीं, ऑरेंज का ऑरेंज ही होने वाला है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते, कितना आसान सा सवाल था। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड। अच्छा, डाइल्यूटिंग ऑन एसिड मतलब क्या करो बच्चों? पानी में एसिड डालना। बच्चे याद रखना कभी पानी नहीं डालना। तो बच्चे मैंने क्या लिया? पहले पानी लिया, बाद में एसिड डाइल्यूट करता रहा, डाइल्यूट करता रहा। व्हाट इट pH विल इंक्रीज और डिक्रीज? pH क्या होगा? pH इंक्रीज होगा कि pH डिक्रीज होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा सवाल हो जाता है बच्चे। व्हाट विल हैपन विद द pH, मतलब pH इंक्रीज होगा कि pH डिक्रीज होने वाला है? अब बच्चों मुझे बताओ, यहां पे क्या तुम लोग एसिड ले लिए, तो यहां पे पानी ले लिया आप लोगों ने, और पानी में क्या डाल रहे हो बच्चों? तुम लोग एसिड को डाल रहे हो, राइट ना? और वो डाइल्यूट कर रहे हो, पानी और ज्यादा डाल रहे हो, कम एसिड है पानी ज्यादा हो गया। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कम होगा बच्चे, क्योंकि डाइल्यूशन के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सप्लेन किया था बच्चे, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो जरूर देखना, वहां पे ऑन डाइल्यूशन क्या होता है ये सारी चर्चा हम लोगों ने की थी। जब बेटा डाइल्यूशन करते हो तो यहां पे क्या होता है, जितने H+ आयन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होते हैं। अगर H+ आयन कम हो गए बच्चे तो pH क्या होने वाला है? इंक्रीज्ड होने वाला है। एंड अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो pH क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब बेटा pH क्या करने वाला है? इंक्रीज्ड होने वाला है। pH क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा। ऑन द डाइल्यूशन pH विल इंक्रीज। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चे, मैंने अभी बनाया है। यहां पे क्या सवाल है जरा देखना। एक एलिमेंट है सल्फर, सल्फर को आपने बर्न किया, इट विल प्रोड्यूस अ गैस। कौन सा गैस? तो X गैस को प्रोड्यूस कर दिया। मतलब बच्चे जरा देखना, आपने सल्फर को बर्न कर दिया, सल्फर को बर्न करने के बाद उसने कौन सा गैस प्रोड्यूस कर दिया? उसका होता है सफोकेटिंग स्मेल, बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है, ये होता है SO2 गैस। मतलब आपको गैस पता चला, कौन सा गैस था? तो X था। गैस इज डिसॉल्व इनटू द वाटर, सबको पता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन गया। अब यही नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बच्चे मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा, पानी में डिसॉल्व करूंगा तो मुझे मिलता है सल्फ्यूरस एसिड। समझे ना? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बेटा मेटालिक ऑक्साइड्स आर
आर बेसिक इन द नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। अब क्या बन गया दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में डिसॉल्व किया तो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं बना, सल्फ्यूरिक SO3 से बनता है, ये सल्फ्यूरस एसिड बना, लेकिन एसिड तो बना ना। अच्छा, अगर एसिड बना है, हमें पूछा व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाई, तो पीएच क्या रहेगा, इट इज लेस देन 7 रहेगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर बन गया बच्चे, पीएच क्या रहेगा, लेस देन 7 रहेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं, लेस देन 7 मतलब एसिडिक ही रहेगा। अब जरा देखना बच्चे, नेक्स्ट वाला सवाल कौन सा है, एक केमिकल कंपाउंड है, मुझे नहीं पता वो केमिकल कंपाउंड कौन सा है बच्चे, कौन सा है कुछ नहीं पता, लेकिन एक्स के साथ रिएक्ट कर दिया, और एक्स भी नहीं पता, राइट ना, लेकिन उसने दिया सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा मुझे बताओ, ये केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, मतलब उसमें कंपाउंड में अनायन कौन सा रहने वाला है बच्चे, तो कार्बोनेट हो सकता है या फिर बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से ही क्या मिलने वाला है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बेटा हमने लास्ट टाइम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ा था, कोई भी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करो बच्चे, एसिड के साथ रिएक्ट करो, किसके साथ रिएक्ट करो, एसिड के साथ रिएक्ट करो, तो तभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाला है। इसका मतलब मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट एसिड के अंदर डालो या इनके अंदर एसिड डालो, तो यहां पे मिलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये एक्स क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर रहेगा। अगर एक्स एसिडिक इन नेचर है तो वंस अगेन पीएच वैल्यू क्या रहेगा, पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 होने वाला है। चलो बच्चों अब देखना, काफी चर्चा हम लोगों ने की रिलेटेड विद द पीएच, रिलेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ हम लोग अभी देखने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन योर एवरीडे लाइफ, समझे ना। जरा देखो, बंदे ने बहुत कुछ खा लिया होगा इसलिए उसको एसिडिटी हो चुकी है। बच्चे एसिडिटी का रीजन क्या होता है, अगर तुमने अननेसेसरी ज्यादा फूड खा लिया, ज्यादा मसालेदार फूड खा लिया, या फिर बच्चे तुमने जल्दी से खाना भी नहीं, मतलब टाइम पे नहीं खाना खाया, तो एसिडिटी होती रहती है। एसिडिटी मतलब क्या, एक्सेस ऑफ एसिड इज जनरेटेड इन योर स्टमक, और जो एक्सेस ऑफ एसिड जनरेट हुआ इन योर स्टमक that causes lot of pain, that causes lot of burn in your stomach, समझे ना। तो ये होता है। अब इस पेन को कैसे कम किया जाए, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड को यूज कर लेते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड मतलब अपोजिट टू द एसिड होते हैं बच्चे। हम लोग क्या कंज्यूम कर लेते हैं, हम लोग वो जेलुसिल एमपीएस एंटासिड को कंज्यूम कर लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड मतलब बेटा हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेस को यूज करना पड़ेगा। और बेस क्या रहेगा, उस जेलुसिल में कौन सा कंपाउंड होता है, तो बच्चे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये वीक बेस होता है, और ये वीक बेस जो एक्सेस ऑफ एसिड यहां पे जनरेट हुआ है उसको क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये केमिकल कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं टू डिक्रीज द पेन ऑफ एक्स्ट्रा एसिड विच इज जनरेटेड एक्सेस इन योर स्टमक, समझे ना। नेक्स्ट वन, हमें पूछा है ऐसे दो केमिकल कंपाउंड बनो जो एंटा एसिड रहेंगे। एक तो बन गया बच्चे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका बेकिंग सोडा। समझ में आ गया, बेकिंग सोडा हो जाता है बच्चे। बेकिंग सोडा अगर आपने पी लिया, बिकॉज दिस इज बेसिक इन द नेचर, हम लोग थोड़ी देर के बाद प्रूफ करने वाले हाउ इट इज बेसिक इन द नेचर रहेगा। लेकिन बच्चे याद रखना, बेकिंग सोडा आपका एक बेस होता है, माइल्ड बेस होता है, और ये बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो एक्सेस ऑफ एसिड जनरेट हुआ है इन योर स्टमक। तो बच्चे वहां पे कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चे 6 सेकंड में असर शुरू हो जाता है, आपने कई बार ऐड को भी देखा होगा। तो बच्चे ये एसिड है, सॉरी ये बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और बेटा वो एक्सेस ऑफ एसिड क्या हुआ है, जो जनरेट हो चुका है वो खत्म हो जाता है। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अ पीएच, समझे ना। ओके चलो आगे बढ़ लेते हैं ओवरऑल हेल्थ के बारे में। अच्छा जरा देखना बच्चे, हमारी बॉडी जो होती है वो कौन से रेंज में काम करती है, वो रेंज में हमारे बॉडी का ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4 होता है। अगर हमारी बॉडी का पीएच थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है तो ओवरऑल बॉडी के इफेक्ट, बॉडी के ऊपर वो इफेक्ट कर लेता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर वो इफेक्ट कर लेता है बच्चे। तो हमारा जो बॉडी का पीएच होता है वो एक स्लाइटली बेसिक इन नेचर हो जाता है बच्चे, क्योंकि ब्लड का पीएच ही तुम्हारा 7.4 हो जाता है। तो बेटा ये तुम्हें याद रखना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। टूथ डीके इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं, मम्मी पापा एडवाइस करते हैं कि आप लोगों ने सोते वक्त बच्चों ब्रश करना जरूरी है। अगर आपने ब्रश नहीं किया तो जो भी फूड पार्टिकल्स रहेंगे वो फूड पार्टिकल्स आपके कैविटी में जाके अटक जाते हैं। तो रात
रात में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। जब डिकम्पोजिशन होता है बच्चे तो एसिड का जनरेशन वहां पे होता रहता है, और एसिड का जनरेशन होता है तो एसिड क्या कर लेता है, हमारे टूथ एनिमल को क्या कर लेता है बच्चे, कोरोड कर लेता है। अच्छा, वो एसिड का जनरेशन बेटा अगर बिलो 5.5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चे आप लोगों ने। कोरोजन कब होता है, कोरोड कब होता है, एसिड जो टूथ एनिमल होता है वो इरोड कब होता है, कोरोड नहीं, इरोड कब होता है, वो धीरे धीरे खत्म कब होता है, जब पीएच आपका क्या रहने वाला है बच्चे, लेस देन 5.5 रहेगा। ये जो एनिमल होता है ना, वो कौन सी चीज से बना है बच्चे, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है बच्चे, Ca3PO4 ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट हमारी हड्डियों को एज वेल एज दांतों को मजबूती देने का काम करता रहता है बच्चे। लेकिन बच्चे अगर एसिड जनरेशन हुआ है माउथ में बिकॉज ऑफ फूड डीके, तो बेटा टूथ फूड के वजह से हम अगर एसिड का जनरेशन होता है तो वो क्या कर लेता है, धीरे धीरे टूथ एनिमल को वो क्या कर लेता है बच्चे, इरोड करता रहता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन नीड टू अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये कुछ बेहतरीन एग्जांपल है बच्चे। मुझे बता, जब आपको हनी बी ने कभी ना कभी तो काटा होगा बच्चों, डंक मारा होगा, या फिर लाल चींटी ने आपको काटा होगा, बहुत सारा बर्निंग पेन आपको मिलता है बच्चे, क्योंकि दे रिलीज फॉर्मिक एसिड। समझ में आ गया, क्योंकि वो माइल्ड मतलब वो एसिड को जनरेट करते हैं, एसिड हमारे स्किन में बेटा डाल देते हैं, तो बेटा लॉट ऑफ बर्निंग सेंसेशन यू विल बी गेटिंग। अगर लॉट ऑफ बर्निंग सेंसेशन आपको मिला तो उसका एंटासिड हमें यूज करना पड़ता है, मतलब हमें एक माइल्ड बेस यूज करना पड़ता है, माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। क्योंकि बेटा जब हनी बी हमें डंक मारती है तो वो रिलीज करते हैं फॉर्मिक एसिड, राइट ना बच्चे। फॉर्मिक एसिड को ही क्या बोला गया, मिथानोइक एसिड। अगर मिथानोइक एसिड है बेटा, एसिड है, तो उसके अपोजिट हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइल्ड बेस को लगाना पड़ेगा। माइल्ड बेस कौन सा होता है, तो बेकिंग सोडा हो सकता है, या फिर आप सोप से भी उसको वॉश कर सकते हो, क्योंकि सोप में भी माइल्ड बेसिस होते हैं बच्चे, तो वो न्यूट्रलाइज करेगा और आपके पेन को क्या करता है, आपके पेन को करता है कम, ठीक है ना। लेकिन उसके अपोजिट होते हैं ये वास्प, राइट ना, वो क्या करते हैं बच्चे, वो रिलीज करते हैं बेसिक सोल्यूशन को। समझ में आ गया, रिलीज बेसिक सोल्यूशन मतलब देखना बच्चे, एक लिविंग थिंग हमारे पास वो है हनी बी। हनी बी का स्टिंग होता है, या फिर बच्चे रेड एंड्स होते हैं, वो एसिड को रिलीज करते हैं इन योर बॉडी। लेकिन यहाँ पे वास्प क्या रिलीज करता है, बेस को रिलीज करता है। अरे अगर बेस को रिलीज करता है बच्चे, तो हमें उसका अपोजिट यूज करना पड़ेगा, एसिड। याद रखना बच्चे, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, वेरी माइल्ड एसिड हमें यूज करना पड़ेगा। माइल्ड एसिड लाइक विनेगर को हमें यूज करना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। तो ये कुछ रेमेडीज होते हैं फॉर द स्टिंग के लिए। बेटा मैं फिर से बताना चाहता हूं, वास्प क्या रिलीज करता है, बेस को रिलीज करता है, और ये हनी बी या फिर रेड एंड्स होती है, वो किसको रिलीज करते हैं बच्चे, वो रिलीज करते हैं एसिड को। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज करूंगा, यहाँ पे बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एक वीक एसिड को यूज करूंगा, दैट वीक एसिड इज विनेगर। विनेगर हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं क्रॉप यील्ड के बारे में। बेटा कई बार आपने देखा होगा किसान क्या करते रहते हैं खेती में, हमेशा कुछ अलग अलग केमिकल कंपाउंड डालते रहते हैं। अच्छा, तो या फर्टिलाइजर्स को डालते रहते हैं। अगर बच्चे जरा देखना, आपका सॉइल इज गेटिंग एसिडिक इन नेचर। अगर आपका सॉइल एसिडिक है, वो किसान लोग है उनका सॉइल अगर एसिडिक होता है, तो बेटा जरा देखना वो क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए अपने खेतों में क्या करते हैं बच्चे, लाइम को ऐड करते हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय लाइम? लाइम इज नथिंग, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला गया। क्विक लाइम क्या होता है, इट इज बेसिक इन नेचर होता है। तो बेटा जितने भी एसिडिक नेचर का सॉइल हो चुका है, वहां पे रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब एसिडिटी क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। लेकिन कभी कभी सॉइल तुम्हारा अल्कलाइन भी हो सकता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर होता है। तो बच्चे अगर बेसिक इन नेचर है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ माइल्ड एसिड तुम्हें डालना पड़ेगा, माइल्ड एसिडिक सॉल्ट तुम्हें डालना पड़ेगा। और ये माइल्ड एसिडिक सॉल्ट कौन सा रहेगा, तो जिप्सम रहने वाला है। जिप्सम क्या करता है, रिड्यूस द अल्कैलिटी, मतलब अल्कैलिनिटी मतलब बेसिसिटी को कम कर लेता है बच्चे, याद रखना। लेकिन लाइम क्या करता है, इट रिड्यूस द एसिडिटी नेचर, एसिडिटी नेचर ऑफ सॉइल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और ये बेसिक नेचर ऑफ सॉइल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अपोजिट बच्चे यूज करना है। न्यूट्रलाइजेशन के परफेक्ट एग्जांपल आपको लेने पड़ेंगे। चलो बच्चे आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस होता है और ब्लड का पीएच
पीएच क्या काम करता है बच्चे, ब्लड का पीएच होता है हार्डली 7.4 टू 7.5 के रेंज में वो हम काम करेगा, 7.5 तक वो रेंज में काम कर लेता है, 7.4 लिखा तो भी चलेगा बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, अगर थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हमारा फर्क पड़ सकता है। एंड ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच ऑफ इन योर डेली लाइफ। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चे हम लोग अभी सॉल्ट्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। क्या सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट बच्चे एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड होते हैं किसी भी केमिस्ट्री, मतलब किसी भी केमिस्ट्री लैब में, या फिर बच्चे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नमक तुम लोग खा रहे हो वो भी सॉल्ट होता है बच्चे, वो टेबल सॉल्ट होता है। सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट कब बनते हैं बच्चे? जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बन जाता है बच्चे? सॉल्ट बन गया। समझ में आ गया? और सॉल्ट में क्या होते हैं? एक होता है कटायन, एक होता है अनायन। एक कटायन अनायन से क्या होते हैं वो बच्चे बंध चुके हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहां पे होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, सॉल्ट्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड होते हैं। चलो बच्चों ये होता है सॉल्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स कौन से रहेंगे। बेटा जरा देखना, अगर ये सभी सॉल्ट अगर तुम लोग देखते हो तो यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड है। जरा देखना सभी में क्लोराइड है, ये सभी चारों के चारों सॉल्ट सभी में क्लोराइड है। कटायन अलग है बेटा लेकिन अनायन तो सेम है ना। अगर सभी में अनायन सेम है तो ये सॉल्ट कौन से हो गए? क्लोराइड फैमिली के हो जाते हैं। कौन से सॉल्ट हो जाते हैं बच्चे? तो क्लोराइड फैमिली के हो जाते हैं। अच्छा अगर जरा देखना बच्चे, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सभी में आता है सल्फेट। अरे बच्चों अगर क्लोराइड आ गया तो क्लोराइड के सॉल्ट हो गए, सल्फेट आ गया तो सल्फेट के सॉल्ट हो गए, नाइट्रेट आ गया तो नाइट्रेट के सॉल्ट हो गए, कार्बोनेट आ गया तो कार्बोनेट के सॉल्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चे जरा देखना, अब यहां पे जरा देखना, इन तीनों एग्जाम्पल में नाइट्रेट देखना अनायन अलग है, अनायन अलग है और अनायन अलग है, लेकिन कटायन तो सेम है ना। अब अगर कटायन सेम हो गया तो ये सभी के सभी क्या हो गए? सोडियम के सॉल्ट हो गए, सोडियम के सॉल्ट हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन जरा देखना बच्चे, यहां पे भी अनायन अलग है, अनायन अलग है, अनायन अलग, लेकिन कटायन तो सभी का सेम है ना। कटायन कौन सा सेम है? तो कैल्शियम इज अ कटायन, इसका मतलब वो कैल्शियम की फैमिली के सॉल्ट हो गए, ठीक है ना। दो सॉल्ट में आपको देखना है कौन सा कॉमन कटायन है या फिर अनायन हो गया, तो उस हिसाब से आप लोगों ने देखना है वो कैल्शियम का सॉल्ट हो सकता है, वो कटायनिक सॉल्ट हो सकता है, या फिर वो अनायनिक सॉल्ट हो सकता है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नाउ जो सॉल्ट्स होते हैं ना बच्चे, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करो, तो कभी कभी वो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो सॉल्यूशन कभी एसिडिक हो जाता है, कभी बेसिक हो जाता है और कभी न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब कुछ सॉल्ट एसिडिक इन नेचर रहेंगे, कुछ सॉल्ट बेसिक इन नेचर रहेंगे और कुछ सॉल्ट न्यूट्रल इन द नेचर होने वाले हैं। हाउ वन कैन आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्ट इज एसिडिक होता है, बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है? तो बच्चे मेरे पास एकदम आसान तरीका होता है। तो बच्चे देखना, सॉल्ट कुड भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा बच्चे कि आपका सॉल्ट एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है? अच्छा जरा देखना, ये चार्ट के ऊपर बाद में आते हैं। अब बच्चों मैं तुम लोगों को एक आसान सी बात बताना चाहता हूं, आसान सी बात बच्चे, एकदम सिंपल है, एकदम मतलब तरीका एकदम खतरनाक है, एकदम शॉर्टकट वे जिससे आप लोग कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जरा देखना, अगर बच्चे मैंने लिया है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखना, कहीं पे लिख के रखना आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहा, राइट ना, एसिड है, बेस है, तो सॉल्ट एंड वाटर तो होने ही वाला है बच्चे। क्या होने वाला है? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्ट प्लस वाटर, समझ में आ गया? सॉल्ट एंड वाटर लिखा, लेकिन बच्चे दोनों का नेचर क्या है? दोनों का नेचर, दोनों स्ट्रांग है। अरे अगर दोनों स्ट्रांग रहेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अगर दोनों स्ट्रांग है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेचर ऑफ सॉल्ट क्या होने वाला है बच्चे? नेचर ऑफ सॉल्ट न्यूट्रल होने वाला है। समझ में आ गया? दोनों एसिडिक है, दोनों स्ट्रांग है, दोनों एसिडिक नहीं, दोनों स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग एसिड है, एक स्ट्रांग बेस है। दोनों अगर स्ट्रांग रहेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेचर ऑफ सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल ही बनने वाला है। अब बच्चों जरा देखना, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन एक वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वीक बेस के साथ। अच्छा एसिड है, बेस है, सॉल्ट एंड वाटर तो 100% मिलने वाला है। सॉल्ट एंड वाटर बन गया बच्चे, तो यहां पे मैं लिखा सॉल्ट एंड वाटर बन गया। लेकिन नेचर ऑफ सॉल्ट क्या होने वाला है दोस्तों? नेचर ऑफ सॉल्ट क्या रहेगा जरा देखना बच्चे। अच्छा यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है बच्चे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक
वीक बेस है बेटा, डोमिनेटिंग फैक्टर तो मुझे एसिड लग रहा है क्योंकि वो स्ट्रांग है। अच्छा, जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है उसी का नेचर का सॉल्ट रहेगा, मतलब दिस सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर रहेगा। हमें कैसे पता सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर? क्योंकि बेटा आपने देखा होगा एसिड है बेस है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा था, स्ट्रांग कौन सा था, तो स्ट्रांग एसिड था। एसिड अगर स्ट्रांग है, वीक बेस है, समझ में आ गया? स्ट्रांग एसिड है तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा रहा, डोमिनेटिंग फैक्टर स्ट्रांग एसिड वाला रहा, तो नेचर ऑफ अ सॉल्ट कौन सा रहा, एसिड सॉल्ट रहा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल। बच्चे मेरे पास होता है वीक एसिड और यहां पे बच्चे मैंने लिया स्ट्रांग बेस। एसिड है बेस है तो सॉल्ट एंड वाटर आपका 100% फॉर्म होने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा बच्चे, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन मैंने पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ अ सॉल्ट, बेटा यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा रहेगा, डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा ये देखना स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस डोमिनेटिंग फैक्टर है क्योंकि एसिड तो क्या हमारा वीक एसिड है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर स्ट्रांग बेस हो गया, इसलिए नेचर ऑफ अ सॉल्ट क्या हो गया बच्चे, नेचर ऑफ अ सॉल्ट हो गया आपका बेसिक नेचर का सॉल्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते बच्चे। लेकिन क्या होगा, दोनों के दोनों वीक है, अगर वीक एसिड है और वीक बेस हो गया, समझ में आ गया, वीक एसिड हो गया वीक बेस हो गया, तो सॉल्ट एंड वाटर फिर से मिलने वाला है। लेकिन बच्चे अगर दोनों के दोनों वीक रहेंगे तो नेचर ऑफ सॉल्ट क्या रहेगा, नेचर ऑफ सॉल्ट रहेगा आपका न्यूट्रल नेचर का। इतना सिंपल सा कंसेप्ट होता है बच्चे, जरा इतना ध्यान पूर्वक देखना। अगर दोनों, देखो कितना इजी है, दोनों स्ट्रांग रहेंगे, एसिड भी स्ट्रांग बेस भी स्ट्रांग, तो न्यूट्रल सॉल्ट। दोनों वीक है, स्ट्रांग वीक एसिड वीक बेस, दोनों के दोनों वीक है, तो सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। देखना दोनों स्ट्रांग है दोनों वीक है तो न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, ठीक है ना। लेकिन अगर बेटा एक एसिड स्ट्रांग है और बेस आने वाला वीक है तो डोमिनेटिंग फैक्टर तो बेस एसिडिक रहने वाला है, तो बच्चे आपका सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा, सॉल्ट का नेचर विल बी एसिडिक इन नेचर रहेगा। नेक्स्ट वन, अच्छा यहाँ पे एसिड्स एंड बेस है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, कौन स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग तो बेस हो गया, तो नेचर ऑफ सॉल्ट क्या रहेगा, तो बेसिक रहने वाला है। चलो बच्चों इसी को एक्सप्लेन किया था बच्चे, यहाँ पे स्ट्रांग एसिड है स्ट्रांग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। नाउ लेट्स सी बच्चे, स्ट्रांग एसिड है वीक बेस है, स्ट्रांग एसिड है वीक बेस है, एसिडिक सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट। अच्छा वीक एसिड है स्ट्रांग बेस है, अरे स्ट्रांग बेस है वीक एसिड है तो बेसिक सॉल्ट हो गया। दोनों के दोनों वीक है, अरे दोनों को दोनों वीक है तो सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा, वीक, मतलब न्यूट्रल रहने वाला, क्योंकि दोनों वीक थे ना, दोनों वीक थे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चे मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं, कुछ सवाल जवाब, ताकि हम लोगों को पता चले। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बाद में आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, समझे ना। नेक्स्ट वन, अगर बच्चे मैंने लिखा कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये क्या रहा आपके लिए, वीक एसिड रहा बच्चे, तो मैंने यहां पे लिखा ये आपके बन गए वीक एसिड, और ये आपके क्या बन गए बच्चे, ये आपके बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जरा इतना आगे के सवाल जवाब करने से पहले हम लोगों को ये कंसेप्ट देखना बहुत जरूरी होता है बच्चे। जैसे बच्चों मैंने पूछा आप लोगों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाते हैं, ये आपके बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस बन गए, इनको बच्चे में अल्कली भी बोलता हूं, अल्कली क्योंकि पानी में कंप्लीट डिसॉल्व होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अच्छा बच्चों याद रखना जब भी मैंने लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया आपके लिए, वीक बेस हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड, बेटा यू जस्ट नेम इट मेटल, अच्छा जिंक हाइड्रोक्साइड वीक हो गया, लेड हाइड्रोक्साइड वीक हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जरा इतना बच्चे कॉपर हाइड्रोक्साइड भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसका मतलब बेटा सोडियम पोटेशियम को छोड़ के, फॉर द टाइम बिंग सोडियम पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे आपके क्या होने वाले हैं, वीक बेस होने वाले। अच्छा अब जरा देखना बच्चे, अगर ये तुम्हें जानकारी पता है, ये तुम्हें जानकारी पता है तो देखना आगे कितना बढ़ सकते हो आप लोग। तो क्या करो बच्चों, हम लोगों को पूछा है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है। अच्छा अब बच्चे मुझे देखना है कि NaCl एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल है, तो
मैं क्या करूंगा पता है, NaCl को पानी में डिसॉल्व करूंगा। अच्छा, NaCl का करूंगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करो बच्चों, एकदम आसान तरीका है। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी, समझ में आ गया। और बेटा वो जो केमिकल कंपाउंड है NaCl, वो कौन से एसिड से बना और कौन से बेस से बना है जरा देखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन से एसिड से बना कौन से बेस से बना है? तो बच्चे पानी में डिसॉल्व कर लेना। पानी में डिसॉल्व करने के बाद सोडियम का बनता है बच्चे, देखना एक बात जरा देखना बच्चे, NaCl है, ये पानी है। फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको मान लिया पानी है, ठीक है ना। ये Na प्लस है, ये Cl माइनस, AH प्लस है, OH माइनस। यहां पे क्या बनेगा बच्चे? NaOH। क्या बनेगा? NaOH। यहां पे क्या बनेगा? HCl। HCl बना बच्चे, पता चला ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जरा देखना, इसको मैंने बोला हाइड्रोलिसिस। पानी क्या होता है? HOH होता है। पानी भी टूट के जाएगा, पानी भी टूट के बिखरेगा, H प्लस एंड OH माइनस आयन में बिखरने वाला है, समझ में आ गया। तो H प्लस आयन डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चे, रखना डबल डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से कर दिया, NaOH HCl, इस तरह से कर दिया। यहां से बच्चे मुझे पता चला NaCl का हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे पता चलता है NaOH और HCl बन गया, जबकि दोनों के दोनों क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो यहां पे इसका नेचर क्या होने वाला है? इसका नेचर होगा न्यूट्रल, समझ में आ गया। NaCl का सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा बच्चे? तो NaCl रहेगा आपका न्यूट्रल इन द नेचर। अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो इसका pH क्या रहेगा? pH इज एग्जैक्टली 7 रहने वाला है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर दिखाएगा बच्चे? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ग्रीन कलर दिखाएगा, क्योंकि आपका pH है 7, एग्जैक्टली न्यूट्रल आ गया। अब बच्चे इसी के लिए हम लोग, इसी के ऊपर हम लोग NaNO3 को डिस्कस करेंगे, NaNO3 को। अब बच्चे मैंने क्या किया? NaNO3 को ले लिया, अच्छा पानी में डिसॉल्व कर लिया। पानी मतलब क्या? HOH। तुम्हारी समझ के लिए बच्चे ऐसा लिख रहा हूं मैं, HOH लिख दिया, राइट ना। अब बच्चे क्या करो? डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेना, Na प्लस, जरा ये प्लस है, NaOH को अट्रैक्ट करेगा तो यहां पे बन जाता है आपका NaOH प्लस आपका क्या बन गया बच्चे? HNO3 बन गया, HNO3, जरा देखना, NaOH और HNO3 बन गया। NaOH क्या होता है? आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। HNO3 क्या होता है? आपके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। अरे दोनों स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो यहां पे नेचर क्या रहेगा बच्चे? यहां पे भी नेचर इसका रहेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो pH क्या रहेगा बच्चे? तो pH आपका रहने वाला है 7 एग्जैक्टली। तो यहां पे भी pH क्या रहेगा? pH इज एग्जैक्टली 7 रहने वाला है। अब बच्चे नेक्स्ट वाला एग्जांपल जरा ध्यानपूर्वक देखना, K2SO4। K2SO4 का भी एग्जांपल जरा देख लेते हैं। तो K2SO4 पानी में डिसॉल्व कर लेना बच्चे, ये होता है आपके लिए पानी। पानी में डिसॉल्व कर लिया तो यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है पता है बच्चों? यहां पे मिलेगा KOH प्लस मुझे मिलेगा H2SO4। मतलब ये K2SO4 सॉल्ट किससे बना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। अरे हाइड्रोक्साइड आ गया, सल्फ्यूरिक, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इसका नेचर क्या होने वाला है? न्यूट्रल इन द नेचर। न्यूट्रल इन द नेचर तो pH क्या रहेगा? इज एग्जैक्टली 7 रहेगा, राइट ना, एग्जैक्टली 7 होने वाला है। अब दोस्तों देखना, KCl की भी जरा बात कर लेते हैं। तो KCl को भी पानी में डाल दो, KCl को पानी में डाल दो तो आपको मिल जाता है KOH प्लस HCl बनेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग रहे तो यहाँ पे भी नेचर क्या रहने वाला है? यहाँ पे नेचर रहेगा आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब pH क्या रहने वाला है? 7 होने वाला है। अच्छा, कई बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट चला जाता है, अरे सर इतना पानी में डिसॉल्व करो, डबल एक्सचेंज करो, इतना थोड़ी टाइम होता है हमारे पास। तो बच्चे मैं एक शॉर्टकट आपको बताना चाहता हूं, वो शॉर्टकट कितना खतरनाक है जरा देखना। कैसा शॉर्टकट है बच्चे? आपने कोई भी एक सॉल्ट लिया, सपोज KCl सॉल्ट लिया, अनायन जो होता है ना, अनायन उसका एसिड, राइट ना। बेटा यू टेल मी, अनायन क्या होता है? क्लोराइड है। अरे क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना, समझ में आ गया। अनायन का क्या लेना? आपने एसिड लेना है। और कटायन का क्या लेना है? तो बेस लेना है। कटायन का बेस मतलब पोटेशियम है, अरे हाइड्रोक्साइड लगा दो बच्चे। तो यहाँ पे पता चला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अरे क्लोराइड का सॉल्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रेट का सॉल्ट है, नाइट्रिक एसिड। सल्फेट का सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोनेट का सॉल्ट है, कार्बोनिक एसिड। एसीटेट का सॉल्ट है, एसिटिक एसिड लगा दो। समझ में आ गया? इतना अमेजिंग होता है बच्चे, ये शॉर्टकट टेक्निक होता है आपके लिए। अच्छा, पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेटल है तो उसका हाइड्रोक्साइड, राइट ना। सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक है, जिंक हाइड्रोक्साइड लगा दो। अब बेटा इसी के ऊपर हम लोग कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, देखना। अब बेटा पूरा हाइड्रोलिसिस तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, पूरा हाइड्रोलिसिस। सोडियम कार्बोनेट क्या लिखा बच्चे? जरा देखना, मैंने यहां पे लिखा सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, अनायन को पकड़, अनायन से क्या ले? एसिड ले। कटायन से क्या ले? बेस ले। समझ में आ गया?
अनायन से एसिड लेना, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट से लिया बच्चे मैंने क्या, कार्बोनिक एसिड, समझ में आ गया। अच्छा, कटायन से क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मेटल से हाइड्रोक्साइड। बच्चे यहां से पता चला अरे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। बच्चे जरा देखना, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये क्या हो जाता है बच्चे, वीक एसिड हो गया। इनमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, डोमिनेटिंग फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। इसका मतलब बच्चे मुझे पता चला ये आपका सॉल्ट कौन सा रहने वाला है, दिस इज द बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट है मतलब पीएच क्या रहेगा, मोर देन 7 रहेगा। पीएच क्या रहेगा, मोर देन 7 रहेगा। इतना आसान तरीका होता है बच्चे, एकदम खतरनाक तरीका हो गया। चलो आगे बढ़ लेते, आगे बढ़ लेंगे। कॉपर सल्फेट का नेचर क्या रहेगा, कितना सिंपल है बच्चे, फिर से जरा देखना यहाँ पे, कॉपर सल्फेट, सल्फेट आ गया तो सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ गया। अरे अनायन से क्या ढूंढो बच्चों, अनायन से एसिड को ढूंढो। कटायन से क्या ढूंढो, हाइड्रोक्साइड, है कॉपर, कॉपर हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया, लिखा बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड। पता चला सर ओनली सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या रहेंगे आपके, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बाकी तो सारे वीक रहेंगे। इसका मतलब बच्चे कॉपर हाइड्रोक्साइड तो वीक एसिड हो गया, तो बच्चे ये आपका हो जाता है वीक बेस, और ये क्या होता है बच्चे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड आपके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या हो जाता है, वीक बेस हो गया। बच्चे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, डोमिनेटिंग फैक्टर एसिड है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब बच्चे ये सॉल्ट कौन सा नेचर का रहने वाला है, एसिडिक नेचर का रहेगा, एसिड नेचर का, एसिडिक नेचर। जब वो एसिडिक नेचर रहेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका पीएच क्या होने वाला है बच्चों, उसका पीएच रहेगा, इट विल बी लेस देन 7, पीएच विल बी लेस देन 7। अब बच्चों ये आपको करना है, ये दोनों आपको करने हैं। NaHCO3 जरा देखना बच्चे, यहां पे लिखना चाहता हूं NaHCO3, यहां पे कुछ इस तरह से लिख दिया NaHCO3। अच्छा, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या बच्चे, कार्बोनिक एसिड। सोडियम से ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझे ना, ये क्या हो गया आपके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो गया आपके लिए, वीक एसिड। एसिड बेस है, एसिड बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग दोनों तो स्ट्रॉन्ग नहीं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का नेचर का सॉल्ट रहने वाला है। इसका मतलब बच्चे ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये सॉल्ट रहेगा आपका बेसिक नेचर का सॉल्ट रहेगा। बेसिक नेचर का सॉल्ट है तो पीएच क्या रहेगा, लेस देन 7 रहेगा। बेसिक नेचर का सॉल्ट है, लेस देन 7 रहेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को बच्चों। देखना ये कौन सा एग्जांपल है, सोडियम एसीटेट का एग्जांपल है, सोडियम एसीटेट। और जरा देखना ये होता है एसीटेट आयन, तो ये होता है सोडियम कटायन। अच्छा, सोडियम कटायन है, कटायन से क्या लो बच्चों, बेस लो, कटायन से ले लो बेस। अनायन से क्या लेना, अनायन से लेना आपने एसिड। अरे पता चल गया सर, पता चल गया मुझे, एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पे बच्चे मैंने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, और ये बच्चों मैंने लिया वीक एसिड। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा रहने वाला है, डोमिनेटिंग फैक्टर आपका रहने वाला है बेस। इसका मतलब ये सॉल्ट भी कौन से नेचर का रहेगा, तो बेसिक सॉल्ट रहेगा। पीएच क्या रहेगा, पीएच इज मोर देन 7, समझ में आ गया, पीएच क्या रहेगा, मोर देन 7 रहेगा। ऐसे अनेक एग्जांपल बच्चों मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन बिफोर दैट अब बच्चों मैं तुम लोगों को और कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। और कुछ एग्जांपल है जो तुम्हें बहुत ही काम आ सकते हैं बच्चे। जैसे मैंने लिखा FeSO4 का नेचर क्या होने वाला है, FeSO4 का नेचर, हाँ राइट ना बच्चे। नेक्स्ट वन K2CO3 का नेचर क्या रहने वाला है। नेक्स्ट बच्चे आपने बोलना है कि NaNO3 का नेचर, सॉल्ट का नेचर क्या रहने वाला है, ये आपने सॉल्व करना है। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, आपने ये सॉल्व करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर जरूर कर लेना। FeSO4। नाउ द नेक्स्ट वन बच्चों मैंने लिया FeCl3 का भी नेचर मैंने पूछ लिया आप लोगों को, चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, FeSO4 बच्चे जैसे पता चला सल्फेट है, सल्फेट मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ गया। उल्टा सोचो, आयन, आयन मतलब होता है बेस, बेस मतलब हाइड्रोक्साइड लेना, मेटल से लेना है आपको हाइड्रोक्साइड, अनायन से क्या लेना है, एसिड। सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड, राइट ना, क्लोराइड है तो क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड, इतना सिंपल होता है। एंड कटायन अगर कॉपर है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयन है तो आयन हाइड्रोक्साइड, इतना मतलब इतना आसान हो जाता है बच्चे। यहां से मुझे पता चला अरे सर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये क्या हो जाता है बच्चे, वीक बेस हो गया। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर एसिड है तो ये आपका नेचर ऑफ सॉल्ट क्या रहेगा, एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर है मतलब पीएच क्या रहने वाला है बच्चे, पीएच इज मोर देन 7 होने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं।
लेते हैं K2CO3। K2CO3 तो बच्चे मुझे पता चला पोटेशियम से लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट से लिया कार्बोनिक एसिड। यहां से पता चला ये वीक एसिड होता है और ये क्या होता है बच्चे आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, तो बेसिक डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो सॉल्ट का नेचर क्या बन गया बच्चे, बेसिक नेचर का सॉल्ट बन गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट, बेटा सोडियम से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट से बना नाइट्रिक एसिड, ये होता है स्ट्रॉन्ग, ये भी होता है स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा इस नेचर क्या रहेगा, नेचर रहेगा आपका न्यूट्रल नेचर का रहेगा, न्यूट्रल। FeCl3 की बात कर ले बेटा, क्लोराइड है ना, क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझे ना। आयन का लेंगे बच्चे, आयन हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आयन की वैलेंसी +3 है तो इसलिए FeOH थ्राइस लिख दिया, FeOH थ्राइस। बच्चे मुझे बताया ये भी तुम्हारे लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, वीक बेस हो गया। अच्छा एसिड बेस है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, एसिड इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए बच्चे मैंने क्या बोल दिया इसको, इट इज एसिडिक नेचर का सॉल्ट रहेगा, दैट्स इट। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चे सॉल्ट कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। चलो बच्चों आगे बढ़ने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। तो यहां तक की जर्नी में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों पीएच क्या होता है, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या होता है, और बाद में हम लोगों ने पढ़ा सॉल्ट्स के नेचर कैसे होते हैं, सॉल्ट एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैसे पहचाना जाता है, और बच्चे उसका रीजन एकदम शॉर्टकट टेक्निक भी मैंने आपको दे दिया। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले बच्चे सॉल्ट से कुछ केमिकल कंपाउंड हम लोग बनाने वाले हैं, तो उस वीडियो को आपने जरूर लिखना है। लेकिन बिफोर वी एंड विद द वीडियो बच्चों मैं आपको बड़ा सा थैंक यू यहां पे बोलना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोग यहां पे आ गए और आपने ये सारा वीडियो को एंजॉय किया, इस जर्नी को एंजॉय किया, और आप यहां से सीख के जा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।